Good morning, dear student of class 11. How are you? Fine. Be fine. Be healthy. And be ready to study with me. इंटीग्रेशन, ठीक है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन का वही रोल है जो डिफरेंशिएशन और वेक्टर अलजेब्रा का है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को जानना जरूरी है। इंटीग्रेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब वर्ड मीनिंग होता है, वो होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं टू कलेक्ट टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना। यही इंटीग्रेशन का वर्ड मीनिंग है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, जो मैथमेटिकल टूल कहलाता है, वो कैसे समेशन करता है, कैसे किसी चीज को इकट्ठा करके रिजल्ट के फॉर्म में हमको देता है, ठीक है। इसके लिए हम फिजिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तुमने देखा है कि उसका जो ग्राफ है, ठीक है, इफे ये जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये दिस इज द वेलोसिटी एंड ये क्या हो गया, टाइम। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी। क्लियर। अब अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसका ग्राफ होगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये उसका ग्राफ होगा। अंडरस्टैंड। अब फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वो क्या होता है, वो होता है ग्राफ के नीचे का एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है, यहां से लेके यहां तक का एरिया, द एरिया इनक्लोज बाई ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब ये एरिया जो है, इट इज ए डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस एरिया को जब कैलकुलेट करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये ना एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, इसलिए इसका एरिया निकालना बहुत इजी है। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, और ये हो गया इसका एल, दिस इज द एल मीन्स टाइम, और ये हो गया ब्रेड, बी मीन्स वेलोसिटी। ये जो यहां से ये ब्रेड था यहां तक, और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो इसका एरिया होगा v इंटू टी। इज इट नॉट क्लियर है? बहुत ही आसान है। अच्छा, अब इस एरिया को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये पूरे के पूरे एरिया को तुम छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो। बिल्कुल ये जो रेक्टेंगल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इस टाइप का, सब सेम साइज, इस, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल रेक्टेंगल, इसमें इसको डिवाइड कर दो, राइट। ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बट इट शुड बी इक्वल शेप, ठीक है। अब देखो यहां पे कितने रेक्टेंगल है, 1 2 3, ऐसे कर 4 5 6 7 8 9 18, और फिर यहां पे 27, और यहां पे क्या हो जाएगा 36। मतलब ये 36 बॉक्स है रेक्टेंगल का, ठीक है। ये बड़ा सा जो रेक्टेंगल था वो छोटे छोटे 36 इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसका एक का एरिया निकाल लो। मान लो इसका एरिया A1 है, ठीक है। तो सभी का एरिया जो है वो भी A1 ही होगा, A1 के बराबर होगा। लेट इट इज, अगर नहीं भी है तो A2, इसका हो गया A3 A4 A5, ऐसा करके यहां पे A9 होगा, ठीक है। और ये टोटल जो होगा A36 होगा, राइट। तो अगर इसका एरिया निकालना है,
एरिया ए, टोटल एरिया, वो क्या होगा, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल एरिया, ठीक है, ऑल एरिया। और सम ऑफ ऑल एरिया को हमने ये देखो, ये समेशन, ये साइन है समेशन का, ठीक है, समेशन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसा करते करते हम लोग A36, तो इसका जो एरिया होगा दिस विल बी इक्वल टू V इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा V इंटू टी। मतलब ये दोनों एरिया इक्वल होगा क्योंकि ये सेम फिगर का एरिया है, ठीक है ना। लेकिन निकालने का दो तरीका हो गया, एक तो हो गया डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके, दूसरा जो हो गया इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड करके उन सब के एरिया को ऐड करना, समेशन मेथड, ठीक है। अब जब ऐसा कर सकते हैं, फार्मूला से जब निकाला जा सकता है, तो समेशन की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इंटीग्रेशन का, ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है, ठीक है। तो यहाँ ये इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसका एक डेफिनेट शेप है, ठीक है ना, जो एरिया फॉर्म्ड हुआ उसका एक डेफिनेट शेप है, ये रेक्टेंगल का है, इट में बी ट्राइंगल, इट में बी रोम्बस, इट में बी तुम्हारा एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है ना। तो उन सब का अगर फॉर्मूला है तो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है उसके वैल्यू को रख करके। लेकिन अगर ये डेफिनिट ज्योमेट्रिकल फॉर्म में शेप नहीं आता तब क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दूसरा हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अनदर, उसमें ये दिस इज टी, दिस वन इज v। जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म में कोई बॉडी मूव कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तब उसका ग्राफ जो होगा वो ये होगा, ऐसा कर्व टाइप का, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया इनक्लोज बाय द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना, विच शोज द डिस्टेंस। अब इसको अब यहाँ पे हम सपोज मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल कर दिया, ट्राइंगल हुआ, लेकिन ये जो है दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज इन ए कर्व फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा रेक्टेंगल या ट्राइंगल के फॉर्म में इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो और उसके एरिया को जोड़ूं तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, ये लाइन, ये जो लाइन है वो कर्व फॉर्म में है। अगर वो स्ट्रेट होता तो इसका एरिया निकाला जा सकता था। ऐसी हालत में जब नहीं निकाला जा सकेगा तब हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि ये एक छोटा सा एक स्ट्रिप हम कंसीडर करते हैं, ये स्ट्रिप है, ठीक है, जिसका यहाँ इसका जो लेंथ है, ये दिस इज द विड्थ यू से, तो ये है dx, x का बहुत ही छोटा वैल्यू dx, ठीक है ना। और ये जो दिस इज द x, ये मान लो x है, अंडरस्टैंड, ये जो टाइम एक्सिस है उसको हमने यहाँ पे x मान लिया, दिस इज द x, ठीक है। और ये स्मॉल वैल्यू ऑफ x है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x है। तो ऐसा हम एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है ना, और इसका और ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये वेलोसिटी है, तो ये दिस इज द y एक्सिस है, तो इसको तुम y1 ले लो, इट इज ए y1, ये y1 जो है उसका लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा, तो एरिया निकाला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, ये अभी भी कर्व फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते और L इंटू बी का फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलो अभी इसको एक छोटे छोटे स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये छोटा छोटा स्ट्रिप इस टाइप का, इस तरह से नंबर ऑफ स्ट्रिप, पूरा ये जहां से यहां तक का जो एरिया है वो छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद अब इसके एरिया निकालते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ यू सी
एक का इसका जो एरिया होगा, ये सपोज इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं A1। A1 जो होगा वो क्या होगा, y1 dx लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्ट्रेट है, ठीक है ना। अभी इस टाइप A2 जो है वो मान लो ये दूसरे का है, इसके बगल का ही ले लो, वो हो जाएगा y2 dx। फिर इसी तरह से थर्ड स्ट्रिप का y3 dx। ठीक है, इस तरह ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, तो सबको A1 A2 A3 A4 में डिवाइड कर दो। ओके, अब ये जो dx का, अब इसका समेशन करो। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसा करके, ठीक है, प्लस A3 ऐसा कर करके प्लस AN। ठीक है, समेशन करो। अब यहां पे देखो, ये जो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व। ठीक है, अब उस कर्व को हमको स्ट्रेट लाइन में चेंज करना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में चेंज करने के लिए हम ये dx का वैल्यू टेंड्स टू 0 करेंगे। ठीक है, dx टेंड्स टू, हम लोग एज्यूम करेंगे, वी विल एज्यूम दैट dx टेंड्स टू 0। तब ये जो समेशन है, एरिया जो समेशन के फॉर्म में था, ये इक्वल टू वो इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहां पे यही इंटीग्रेशन का फायदा है कि इसका dx का टेंड्स टू 0 मतलब उसका वैल्यू 0 नहीं है, मगर 0 के लगभग पास में। जब पास में रहेगा तो ये लाइन इस लाइन के बहुत ही क्लोज रहेगा, और क्लोज रहने से ये जो कर्व के फॉर्म में दिख रहा है, इट विल लुक ए स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ दिखेगा। तो हम एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल फॉर्म हमको मिलेगा। ठीक है, जब रेक्टेंगल फॉर्म मिल जाएगा तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहीं पे इंटीग्रेशन का यूज है। तो ये समेशन जो है, जब लिमिट रखते हैं तो दिस चेंजेस इनटू इंटीग्रल। ये दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। ये सिंबल है एस का, समेशन का। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा, और वो इंटीग्रल ऑफ ये जो समेशन है, ये दिस इज द समेशन ऑफ A1 A2 3 AN। और AN मतलब एन का मतलब हो गया YN dx। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा YN dx। ये YN मतलब ये नंबर ऑफ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और dx का मतलब हॉरिजॉन्टल, इसका समेशन dx 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 लाइक। तो उसका जैसे AN हो गया टोटल का एरिया, तो AN मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये YN एंड dx उसका समेशन का। दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर्म। अब हमको इंटीग्रेशन फॉर्म मिला। तो इंटीग्रेशन shows the area enclosed by the graph and x-axis। ठीक है, डिफरेंशिएशन में dy dx जो था वो क्या बताता था, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये dy dx में ये स्लोप बताता था, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो क्या बताता है, एरिया इनक्लोज बाय ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। अंडरस्टैंड, यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और यही इंटीग्रेशन है। बहुत ही इजी है समझने का, थोड़ा कोशिश करो। वीडियो अगर एक बार समझ आए, दोबारा तुम रन करके देखो तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम जरा इसका बेसिक रूल देखते हैं या फार्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है ना, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो इंटीग्रेशन है, दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो dy dx क्या होगा, dy dx हम लोग इसको लिखते हैं f डैश x।
ये एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स फंक्शन का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इसका ले लेते हैं एफ डैश एक्स, मतलब जो डिफरेंशिएट हुआ उसका इंटीग्रेशन करो, तो ये हुआ एफ डैश एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल अगेन एफ एक्स, फंक्शन मिल जाएगा हमको वाई। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम बेसिक रूल देखते हैं ना। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन है एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन का ये नहीं लगेगा सिंबल, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, क्योंकि ना ये इंडेफिनिट इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रल और एक इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो यहाँ पे जैसे इसका लिमिट नहीं दिया है तो इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब मैं इनडेफिनिट का भी तुमको समझा देता हूँ। जैसा हम लोगों ने ये ग्राफ का देखा था, ठीक है ना, ये वीटी ग्राफ, ठीक है ना, यहाँ पे ये तो पूरा इनक्लोज एरिया है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ओनली दिस मच। तो ये t इज इक्वल टू सपोज ये 2 सेकेंड है और ये तुम्हारा 6 सेकेंड है, ठीक है। 2 तो सिर्फ इतना एरिया निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये लिमिट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये लिमिट है 2 to 6 सेकेंड, और फिर इसका जो इंटीग्रेशन है जो भी है, ठीक है ना, वो dx करके। तो जब ये दिस इज द डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का ही एरिया निकालना है, और वो इसका पॉइंट का वैल्यू भी मालूम है, तो वो डेफिनिट इंटीग्रल होगा। लेकिन जब हम पूरा का निकालेंगे, ठीक है, तो इनडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ जब इनडेफिनिट होगा, जब इसका यहाँ लिमिट नहीं दिया मतलब इनडेफिनिट है, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि इनडेफिनिट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx, ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट ये c का अगर हम लोग सपोज ये dy dx, अगर y जो है ये y मान लो x² प्लस 2 है, ठीक है, तो इसका dy dx क्या होगा, इसको पहले 2x होगा, nx n माइनस 1 का फार्मूला लगेगा, और ये कांस्टेंट का होता था 0, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं +0, ओके। तो इसका 0 का जो होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसलिए जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रल हो तो ये इसका फार्मूला तो अप्लाई होगा ही होगा, +c लिखना है, ठीक है, ये ख्याल रखना। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो n है, n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर 0 हुआ तो x सॉरी नॉट 0 -1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि अगर ये n सपोज इट इज -1, ये -1 dx है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा -n प्लस -1 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा -1 प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर सपोज इंटीग्रेशन ऑफ
dx, ओनली dx। तो ये है क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, इज इट नॉट? x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ओके। और यहां पे 1 इंटू डी एक्स। अब उसमें फार्मूला अप्लाई कर दो n प्लस 1 का, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx मीन्स x, ठीक है। ये सेकंड फार्मूला हो गया, ये रूल हो गया, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर सपोज इसका पावर है तो तुम x टू द पावर n, ये सपोज ये है x माइनस 3 अपॉन 2, इसका तुमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। 3 अपॉन 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा x n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1, और नीचे माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये माइनस 3 और ये 2, माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2, तो दिस विल बिकम x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे माइनस 1, तो दिस विल बी माइनस x माइनस 1, लाइक दिस, ठीक है। केवल n इज इक्वल टू जो है वो माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस 3 अपॉन 2 हो सकता है, माइनस 1 अपॉन 2 हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1। अब इसी तरह से हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ओके। ये देखो d बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ओके। और d बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये क्या होता है माइनस साइन एक्स, इज इट नॉट? तो यहां पे थोड़ा सा ये साइन का ही चेंजेस है। इंटीग्रेशन में साइन एक्स, एक्चुअली में साइन एक्स यहां पे माइनस कॉस एक्स होना चाहिए एज पर दिस, लेकिन नहीं, ये साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये थोड़ा सा साइन का फर्क है, ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिफरेंशिएशन है उसका जस्ट रिवर्स, ठीक है। अगर तुमको डिफरेंशिएशन का फार्मूला मालूम है तो इंटीग्रेशन का लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू सी डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 10x, बिल्कुल रिवर्स, ठीक है। इसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम आसानी से निकाल सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वेक्टर अलजेब्रा लेके आऊंगा। ये जस्ट एक आइडिया देना है मुझे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, और इसके जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बता दूँ ट्रिग्नोमेट्री इसमें, अगर सपोज तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी डी एक्स दिया है, u और v जो है ये फंक्शन ऑफ x है, u की जगह हो सकता है एक्स स्क्वायर हो, v की जगह साइन x हो, मतलब ये दोनों जो है फंक्शन ऑफ x है। तो इस केस में इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन वो होगा, हाँ यस, इंटीग्रेशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस c, कांस्टेंट होगा ही, ठीक है। कांस्टेंट याद रखो, यहाँ ये भी यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है, c लिख देना है, ओके। तो अगर ये रहा, और अगर मान लो तुम्हारा ये मिला इस टाइप का इंटीग्रेशन ऑफ c x टू द पावर n dx, तो जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे c को बाहर ले लो, ठीक है, और xn dx का इंटीग्रेशन करो, तो ये आ जाएगा c x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c,
ठीक है, तो इस तरह का है। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेट का भी बता देता हूँ। ये तो इनडेफिनेट का था, अब डेफिनेट का देखो। ये सपोज यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है सपोज 2 और इसका है सपोज 0, ठीक है। नोट 0 to 2 ले लो, 0 to 2, और ये है x to the power सपोज इट इज ए स्क्वायर, ये dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx वी हैव टू फाइंड आउट, हमको निकालना है। तो इस केस में सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और इसको ब्रैकेट में रखो, और ब्रैकेट में रख के ये जो लिमिट इसका दिया हुआ है वो पुट करो। तो ये दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, यहाँ भी ये और ये आएगा, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो। अब ये आ गया तुम्हारा x³ अपॉन 3, और ये हो गया 2 और ये 0। अब हम इसका यहाँ पे प्लस c नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनिट है, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख दो, x के जगह पहले 2 रखो, 2 का क्यूब, 2 अपॉन 3 का क्यूब, सॉरी ये ओनली x है तो इसका 3 का क्यूब नहीं होगा, ठीक है, 2 का क्यूब होगा, माइनस ये वाला जो है माइनस में आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू रख लो अपर लिमिट का, उसके बाद लोअर जब लिमिट रखेंगे तो माइनस का साइन रखेंगे, और x का जगह पे 0, ये 0 अपॉन 3 ऐसा आएगा। तो दिस विल बी द 8 अपॉन 3, ठीक है, 2 का क्यूब 8 और ये अपॉन 3, और ये 0 को जब ये आएगा 0, इट विल बी 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से डेफिनेट का भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को एक इंटीग्रेशन का एक आइडिया देना था, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वेक्टर का होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल और वेक्टर ये तीनों जो है वो फिजिक्स का मैथमेटिक्स टूल है, ठीक है। इसको बगैर जाने हम फिजिक्स में बढ़ नहीं सकते, अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मैं मिलूंगा वेक्टर अलजेब्रा के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बाय।